Namaskar, myself Dr. Nisha Jain. Introduction to Ecology, Environment Biology and Evolution. पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जीव विज्ञान व उद्विकास। इस पेपर के अंदर आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने की टर्म्स अभी तक इकोलॉजी की पढ़ी और अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के अंदर पेपर 2 आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन है और इसी के सेक्शन ए इकोलॉजी में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो मेन कंटेंट्स हैं हम इसमें पढ़ेंगे इकोलॉजी की परिभाषा, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी का इतिहास, मुख्य शाखाएं एवं अन्य शाखाएं इकोलॉजी, इसका क्या कार्य क्षेत्र है और इसका सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी या महत्व क्या है इकोलॉजी सब्जेक्ट या पारिस्थितिकी को पढ़ने का। अगर हम परिभाषा की बात करें, व्हाट इज इकोलॉजी? पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण में संबंधों का विज्ञान है। पारिस्थितिकी सभी जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ सारे संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। या फिर मैं कह सकती हूँ इट इज अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब होता है हैबिटेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका हैबिटेशन जो एक वर्ड है उससे ये इकोलॉजी वर्ड बना है। एंड द वर्ड इकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने इकोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशन दी है। किसी ने इसको साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री कहा है, तो किसी ने इसको द साइंस ऑफ कम्युनिटी पॉपुलेशन कहा है, तो किसी ने इसको स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज कहा है। एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी इज, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो इकोलॉजी की है वो है स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। This ecology word was first proposed in the year 1869 by Ernst Haeckel. अर्न्स्ट हिकल ने इकोलॉजी को प्रपोज किया था। उसके बाद 1900 में इकोलॉजी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ साइंस। 1900 के अंदर इसको एक डिस्टिंक्ट साइंस की फील्ड का रिकॉग्निशन मिला था। इनिशियली इट वाज शार्पली डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल इकोलॉजी। पहले ये प्लांट और एनिमल इकोलॉजी में डिवाइडेड थी, लेकिन बाद में जब बायोटिक कम्युनिटी का कंसेप्ट, फूड चेन का कॉन्सेप्ट, मटेरियल साइकिलिंग कॉन्सेप्ट ये सब आए तो इसको जनरल इकोलॉजी नाम दिया गया। इकोलॉजी रिसेंटली कंसिडर्ड एकेडमिक सर्कल्स टू बी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब हम इसको बायोलॉजी की एक ब्रांच मानते हैं, लेकिन इकोलॉजी हैज ग्रोन फ्रॉम ए सब डिविजन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस टू अ मेजर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस दैट लिंक्स टुगेदर द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस. So it is a special branch in biology. Ecology is studied with a particular reference to plants or animals, hence the topic plant ecology and animal ecology. इकोलॉजी में एक्चुअली दो ब्रांचेस हम मेनली कह सकते हैं, एक को हम प्लांट इकोलॉजी कह सकते हैं और दूसरे को हम एनिमल इकोलॉजी कह सकते हैं। पर क्योंकि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटीमेटली इंटर रिलेटेड होते हैं, इसीलिए प्लांट इकोलॉजी एनिमल इकोलॉजी को अलग से पढ़ना इज जस्ट इम्पॉसिबल, इट इज इनएडुकेट. So the plant and animal ecology are, because the both of the has been given the equal emphasis. ठीक है, तो इन दोनों को जब हम पढ़ेंगे तभी हम टोटल इकोलॉजी को पढ़ सकते हैं. सो दिस इज नॉट एक्चुअली प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी, वी कॉल इट इज अ बायो इकोलॉजी. एंड इस बायो इकोलॉजी के अंदर सिन इकोलॉजी डिनोट्स ecology at community level and auto ecology denotes ecology at the species level. अगर हम इतिहास या हिस्ट्री की बात करें इकोलॉजी के, तो इकोलॉजी का जो नाम है वो नेचुरल हिस्ट्री कह सकते थे इसको। और क्योंकि मैन का इंटरेस्ट हमेशा इतिहास में रहा है प्री हिस्टोरिक टाइम से ही, तो जैसा कि हम लोग ने फ्रांस एंड स्पेन के अंदर वहाँ के गुफाओं के अंदर हमेशा फ्लोरा और फौना की पिक्चर्स देखी है, तो ये बताता है कि
इतिहास में भी फ्लोरा और फौना को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। रोमन्स एंड ग्रीक ने एविडेंसेस दिए हैं नेचुरल हिस्ट्री के केव्स के अंदर लिखकर, और एरिस्टोटल ने भी एनिमल्स का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। और बुफन ने भी बताया है कि डेट बैक से एनिमल और प्लांट्स के अंदर हमेशा रिलेशन रहा है। इसके बाद देयर आर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जिन्होंने हमेशा, इवन डार्विन ने भी ये बताया कि किस प्रकार से हमेशा एनिमल और प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस टर्म को इन्वेंट किया, विच वॉज बीन इन्वेंटेड बाय ए जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल ने 1878 के अंदर। मैं ये तुम्हें बता चुकी हूँ। और आज की तारीख में इसको एक science of ecology is undergoing a several hundreds of years gestation period and now emerges today as a matured, honored and scholarly discipline in the biological science. जैसा कि मैंने आपको बताया कि देर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी जिसको कि हम स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं, ये पारिस्थिति का वह प्रकार है जिसमें प्रमुखतः एक जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल सारस पक्षी के जीवन चक्र या भोजन का अध्ययन करना। और सिन इकोलॉजी है जो ये सम पारिस्थितिकी है। यदि हमारे अध्ययन का विषय मात्र एक जाति पर केंद्रित ना होकर किसी मनुष्य समुदाय, कम्युनिटी या इकोसिस्टम के ऊपर होता है तो दिस इज सम पारिस्थितिकी। एग्जाम्पल घास, गुफा आदि के परितंत्र को, इकोसिस्टम को पढ़ना। ये तो थी मेन ब्रांचेस। इसके अलावा देर आर अदर ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी ऑल्सो देयर, जिसको कि हम सब फील्ड्स ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। जैसे बिहेवियरल इकोलॉजी, it is concerned with the patterns and behaviors of animal. We have physiological ecology. It deals with how organisms are adapted to respond to temperature, water, salt balance, oxygen, carbon dioxide. It plays important role in conservation studies, जो physiological study है, क्योंकि हमने देखा है कि जो there is a decline of migratory bird species focuses on how changes in the environment affect the physiological mechanism that prepare birds for a long distance migration. फिजियोलॉजी इकोलॉजी हमें ये बताती है किस तरह से बर्ड्स के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं और उसकी वजह से वो इतनी लंबी उड़ान भरती है। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी ये डायरेक्टली टैकल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड फोकस ऑन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी इकोलॉजी के अंदर एम्फेसिस होता है इम्पैक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑन करंट पैटर्न्स एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस। Evolutionary ecologists are particularly interested in how form and function adapt organisms to their environment. इकोसिस्टम इकोलॉजी है, इसके अंदर किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, फोटोसिंथेसिस होती है और एनर्जी कंज्यूम की जाती है, इसके ऊपर मेन एम्फेसिस होता है। एंड हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कॉल्ड एन इकोसिस्टम इज द सब फील्ड ऑफ इकोलॉजी कॉल्ड इकोसिस्टम इकोलॉजी। Population ecology constitute organisms of the same species living in the same place at the same time. It may comprise of the dynamics of a single population or many living things like earthworm, fox, whale, pine, or many focuses on how two populations interact with each other. So this is mainly this ecology deals with the population, that is किस तरह से एक स्पीशीज एक जगह पर एक टाइम पर रहती है और उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है। कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि एक ही जगह पर रहते हैं, उनके बीच में क्या फीडिंग रिलेशनशिप होते हैं या अदर इंटरेक्शंस होते हैं, ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर आ जाता है। लैंडस्केप इकोलॉजी, these are the ecological fields whose study requires the synthesis of several other subfields of ecology. Landscape ecology is one that emphasizes the interconnections among ecosystem of a region. For example, herons forage in the lake, nest in the forest, and thus the herons move nutrients from water to land. कंजर्वेशन बायोलॉजी, इसके अंदर जेनेटिक्स विद पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है कि हर इट टेक्स लैंडस्केप अप्रोचेस एंड इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर हम स्पीशीज का कंजर्वेशन, एंडेंजर्ड स्पीशीज का कंजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं।
रिस्टोरेशन इकोलॉजी के अंदर रीस्टैब्लिशिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द नेचुरल सिस्टम दैट हैव बीन डैमेज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। रिस्टोरेशन इकोलॉजी का किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज से जो नेचुरल सिस्टम को डैमेज होता है उसको रीएस्टैब्लिश किया जाता है। Ecotoxicology is the fate and action of human-made substances such as pesticides and detergents in the natural world. Ecotoxicology focuses on the way in which the human-made substances affect human health, and ecotoxicologists often use other animals such as fish and small invertebrates models for the action of their particular toxic substances under study. किस तरह से पेस्टिसाइड्स या अदर फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर हार्मफुल होते हैं, इसके ये हम पढ़ते हैं इको टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। अगर हम बात करें कि इकोलॉजी का क्या स्कोप है, तो the solution of a particular ecological problem requires several lines of approach. None of these continue at an end in itself, but each one of these makes important contribution in making the picture complete. तो there are various line or approach towards the ecological problems can be translated. किस तरह से हम ecological problem जो भी हमारे environment के अंदर जहाँ पर कि हम plants and animal रहते हैं वहाँ पर किस तरह की problems आती हैं और उनको हम कैसे sort out कर सकते हैं, वो एक लाइन ये इकोलॉजी हमें बताती है। इसके अंदर ये बायोटिक और क्वांटिटेटिव और क्लाइमेटिक और टेक्सोनोमिक और जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी कोई भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है विच कैन बी सॉर्टेड आउट। ये वही biotic factors are direct outcome of the various types of activities among the animal. A competition for food and shelter always exists among the members of the community. This competition demands various types of activity amongst the animals. So biotic factor हो गया, quantitative study के अंदर population density का assessment हो गया, climatic factors के अंदर physical and chemical conditions जो habitat के अंदर present होती है वो हो जाती है, taxonomic और classification जो होता है वो taxonomic के अंदर genetic and evolutionary aspect आ जाता है। ये सारी चीजें जो है वो these are these subdivisions forms the backbone of the study of ecology. अब हम आखिरी टॉपिक इसमें जो हमें लेना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी का क्या महत्व है, तो अगर हम पारिस्थिति की महत्व की बात करें तो पारिस्थितिकी ज्ञान मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव स्वयं भी एक जीवधारी है और अपने भोजन, कपड़े, दवाओं आदि के लिए सदैव अपने वातावरण के विभिन्न जीवधारियों और अजैविक घटकों पर निर्भर रहता है। तो अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये जीवन को सरल व स्वस्थ बनाने के लिए हेल्पफुल है, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पफुल है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हेल्पफुल है, पर्यावरण प्रदूषण और उनका निवारण के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। So this is all about the significance of ecology. So it was a simple introduction. Ecology क्या है, उसकी कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं, उसकी कौन कौन सी सब ब्रांचेस हैं, उसका स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें इकोलॉजी चैप्टर को या नेक्स्ट चैप्टर को। Thank you once again. Thank you very much. Thank you for attention. Save the environment.